तो चलिए बेटा बच्चों आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आज हमें पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। कल हम लोगों ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखा था, जिसके बारे में आप सबने पूरी इंफॉर्मेशन देख ली है। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपीज में। आज हमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ना है। तो कल का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, जरा सा देखते हैं कि कल क्या क्या हमने देखा था 1 मिनट के अंदर। तो हमने देखा था कि ओटो वन बिस्मार्क नाम का एक व्यक्ति था, यही भाई साहब थे जिन्होंने क्या किया, 7 ईयर वॉर लड़ी और फाइनली पूरे जर्मनी को यूनिफाइड करके एक नेशन बना दिया। पहले प्रशिया हुआ करता था, आज के समय प्रशिया की जगह पे जर्मनी। वो देन किसकी है, ओटो वन बिस्मार्क की। और फिर कैसर विलियम फर्स्ट को राजा डिक्लेयर कर दिया गया। ये बात सभी को समझ में आई थी। ये हॉल ऑफ मिरर का पैलेस ऑफ वर्साइल की इमेज थी, ठीक है। और ये आज के मतलब उस समय के यूनिफिकेशन के बाद के जर्मनी का मैप था ये, ठीक है। आगे चलते हैं। आज यूनिफिकेशन ऑफ इटली हमें पढ़ना है। तो इटली के यूनिफिकेशन के बारे में हमें 3 लोगों के बारे में सबसे पहले जानना होगा। यूनिफिकेशन ऑफ इटली की स्टार्टिंग से पहले 3 लोगों के बारे में हमें जानना होगा। गैरिबाल्डी हैं, दूसरे कैवूर और तीसरे मैजीनी। तो इन तीनों के बारे में सीक्वेंस वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले जो रहा होगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे, उसके बाद थर्ड नंबर पे। तो गैरिबाल्डी, कैवूर और मैजीनी के बारे में हमें यहाँ पे पहले जानना है। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम समझ पाएंगे कि क्या था उसमें, क्या हुआ, ठीक है। तो आज चलिए बढ़ते हैं। जरा सा इस मैप को ध्यान से देखिएगा बेटा। ये आपका देखिए मतलब पुराने इटली से यूनिफाइड इटली कैसे बनता है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें सभी लोग पहले 2 मिनट ध्यान से देख लीजिए मैप, कैसे बाउंड्रीज चेंज हो रही हैं। इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करिए सभी लोग। ये देख रहे हैं, फाइनली ये इटली का आपका बन गया पूरा मैप। देख रहे हैं, पूरा ब्राउन कलर का हो गया। पहले इस कलर का था, देख रहे हैं ब्राउन कलर का सिर्फ इतना रीजन है, बाकी सारे देख रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए धीरे धीरे सबसे पहले कौन सा ब्राउन कलर का होगा, उसके बाद कौन सा ब्राउन कलर का होगा। ये देखिए मिलान हो गया ब्राउन कलर का, पार्मा, मडोना, टस्कनी, ये पूरा यूनाइट होके एक ब्राउन कलर में हो गया। सभी को दिख रहा है कि नहीं, सभी लोग देखिए ध्यान से। ये किंगडम ऑफ सार्डिनिया में मिलता जा रहा है। अभी इसके बारे में आपको हम स्टोरी 1 बाय 1 समझाएंगे, ध्यान से पहले देख लीजिए। ये देखिए अब नीचे अपुला जीत लिया इन लोगों ने, ब्राउन कलर का हो गया। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को धीरे धीरे कैप्चर कर रहे हैं, देख रहे हैं ये लाइनें ड्रॉ हो गई हैं। धीरे धीरे पूरा का पूरा किंगडम ऑफ टू सिसिलीज कैप्चर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये पूरा नीचे वाला रीजन पूरा ब्राउन हो गया, दिख गया आपको, ठीक है। उसके बाद देखो पोंटे क्रोवो भी हो गया। और उसके बाद ये देखिए जो पेपल स्टेट था पूरा लगभग उधर वाला हो गया। अब इधर नीचे वाला पेपल स्टेट बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे ये भी पेपल स्टेट भी ब्राउन कलर का हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसको, वो देखिए वेनेटियो हो गया, ठीक है, वेनेटियो। और ये देखिए पेपल स्टेट भी हो गया। तो इस तरह से आपको देखना है कि इटली यूनिफाई कैसे हुआ। क्या लगता है, ये मैप से बन के ब्राउन वाला पूरा मैप बना। आप देख रहे हो इटली कितने छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ है, ठीक है। ये आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड थोड़ा सा। तो ये इटली का मैप था यूनिफिकेशन से पहले का। देख रहे हैं कितने हैं, पीडमोंट है, सार्डिनिया, पीडमोंट, ये एक किंगडम हुआ करते थे साथ में। ये दोनों सार्डिनिया पिडमोंट एक किंगडम हुआ करते थे। देखिए मिलान है, लंबॉर्डी है, ठीक है, पार्मा है, मोडेना है, टस्कनी है, ये वेनेजिया दिख रहा होगा, वेनेशिया या वेनेजिया चाहे जो पढ़िए, पेपल स्टेट दिख रहे होंगे, और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज दिख रहा होगा आपको। देखिए ये नेपल स्टेट, इसे नेपल स्टेट भी कहते हैं और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, दो नाम से जानते हैं इन दोनों को, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और नेपल स्टेट। देख रहे हैं जो पीले कलर का है। अब देखो
थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कौन सा रीजन किसके कैप्चर में था। तो ये देख रहे हैं ऊपर वाला, ये यहां से लेके ये पेपल स्टेट से, मतलब रेड वाला पोर्शन छोड़कर ये ऊपर वाला पूरा, ये पूरा ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में था बेटा? ऑस्ट्रियन अंपायर के। कब से? 1815 से। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है इटली के बेचारे की, ठीक है। बार बार अलग अलग रूलर्स के कंट्रोल में रहा था ये, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ऑस्ट्रियन अंपायर दिख रहा है, तो उसी के कंट्रोल में ये पूरा रीजन था, ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा रीजन ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। अब सवाल आता है, देखिए बीच में पेपल स्टेट लिखा हुआ है। पेपल मतलब समझिए क्या होता है। आप लोगों ने क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़े धर्मगुरु का नाम सुना है? सबसे बड़े धर्मगुरु को क्रिश्चियनिटी में क्या कहते हैं? जैसे कि हिंदुओं में सबसे बड़ा जो धर्म गुरु होता है वो ब्राह्मण कहलाता है, अपने आप को ब्राह्मण कहता है, ठीक है। वैसे मुस्लिम में जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है वो अपने आप को खलीफा या उलेमा कहता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में जो सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? तो याद रखिएगा, क्रिश्चियनिटी में जो सबसे बड़ा होता है उसे पोप कहते हैं। सबसे बड़ा जो धर्म गुरु होता है पोप कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बेटा? पोप, ध्यान रखिएगा। तो उस पोप का मेन कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर होगा ना बेटा। तो याद रखिएगा, ये रोम देख रहे हैं, रोम है, रोम के ऊपर ही एक वेटिकन सिटी है। कौन सी सिटी है बेटा? वेटिकन सिटी। रोम के ऊपर यहाँ पे एक वेटिकन सिटी है और रोम है। इन्हीं दो जगह पे पुराने समय में पोप का हेडक्वार्टर हुआ करता था। और आज के समय में देखें तो आज के समय वेटिकन सिटी में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता होगा कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री का नाम बताइए, तो उसमें आप लोग जवाब देते होंगे वेटिकन सिटी, ठीक है। तो वेटिकन सिटी कहां पे है? तो याद रखिएगा इसी पेपल स्टेट वाले रीजन में है। यहां पे अभी और भी उसकी बातें बताएंगे जब यूनिफिकेशन पढ़ा रहे होंगे तब, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जो पेपल स्टेट है यहां पे पोप का कंट्रोल था। किसका कंट्रोल था? पोप का, ठीक है। मतलब क्रिश्चियन के सबसे बड़े धर्म गुरुओं का, ठीक है। तो ये पोप के अंडर आता था। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां पे अब सवाल यह है कि पोप वगैरह जो क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, इनके पास आर्मी वगैरह तो थी नहीं, तो कैसे ये अपनी बाउंड्रीज वगैरह को रक्षा करते थे? तो याद रखिएगा, फ्रांस, ये देख रहे हैं यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस ने अपनी आर्मी यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी के लिए लगा रखी थी, ध्यान रखिएगा। तो देखो ऊपर वाला रीजन ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में सभी को दिख रहा होगा। ये वाला रीजन किसके कंट्रोल में है? ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है। बीच वाला रीजन देखो तो पेपल स्टेट कहने के लिए पोप वगैरह है, लेकिन कंट्रोल किसका है बेटा? तो हमें देखने को मिल रहा है फ्रांस का है। नीचे देखिए बेटा, ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज दिख रहा है, ये पीले कलर का जितना बड़ा रीजन है, ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है। इस पे कंट्रोल एक फ्रांस के बगल में देश है स्पेन। कौन सा? इधर है, इधर इस साइड में, यहां पे इस रीजन में फ्रांस के बगल में स्पेन है। तो स्पेन की एक, फ्रांस जैसे फ्रांस में कौन सी डायनेस्टी थी याद है? लुई 16 वाली बर्बन डायनेस्टी। उसी तरह से स्पेन में भी बर्बन डायनेस्टी थी। फ्रांस ने कभी स्पेन पर अटैक नहीं किया, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि दोनों रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, तो आपस में क्यों लड़ेंगे? बात समझे कि नहीं? तो स्पेन की बर्बन डायनेस्टी यहां पे रूल कर रही थी। कहां की? स्पेन की बर्बन डायनेस्टी। याद रखिएगा, एक स्पेन की बर्बन डायनेस्टी की ब्रांच थी जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में रूल कर रही थी, या नेपल स्टेट में रूल कर रही थी। अब इटालियन किंग कौन था फिर? इटालियन राजा, तो देखिए बेटा, एक यहां पे सार्डिनिया है और ऊपर देखिए ये वाला रीजन, ये पीडमोंट है, दिख रहा है सभी को? तो सार्डिनिया और पीडमोंट रीजन का जो राजा था वो इटालियन किंग था, मतलब ओरिजिनल इनहेबिटेंट था यहाँ का, ध्यान रखिएगा। मतलब जो यहाँ के पूरे रीजन की लैंग्वेज जानते हैं क्या है? इटली, इटालियन लैंग्वेज है, ठीक है। इसीलिए ये इटली देश बना आगे चलकर, ठीक है, क्योंकि पूरी जगह की लैंग्वेज कौन सी है? इटालियन। और एक माउंटेन रेंज का नाम सुना होगा यूरोप में आपने, एल्प माउंटेन रेंज। तो ज्योग्राफिकली इटली को बाकी यूरोप से अलग करता था एल्प माउंटेन रेंज, याद रखिएगा, ये यहीं पे एल्प माउंटेन रेंज था, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चा। तो इसीलिए बाकी जगह से यहाँ का कल्चर, लैंग्वेज, आर्ट सब कुछ डिफरेंट थी, ठीक है। तो ओरिजिनल जो राजा थे इटालियन, मूल निवासी जो वहां के थे, ओरिजिनल किंग, वो सिर्फ इतने रीजन में मात्र थे बस, ठीक है। अब ये बीच में एक रीजन देख रहे हैं, इसको मत देखिएगा, ये याद रखिएगा, ये फ्रांस के कब्जे का है, ठीक है, ये फ्रांस का आइलैंड है, ठीक है। कोर्सिको आइलैंड यही है जो जहां पे नेपोलियन का जन्म हुआ था, ये वाले रीजन में यही वो आइलैंड है जहां पे नेपोलियन का जन्म हुआ था। तो ये किसके कंट्रोल में है? फ्रांस के कंट्रोल में है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी बात इसीलिए नहीं करते। आज भी ये रीजन फ्रांस के ही कब्जे में है, आज भी ये आइलैंड फ्रांस का ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस आइलैंड को छोड़कर बाकी की बात करते हैं।
और यहाँ पे देखिए जो ओशियन है वो जानते हैं कौन सा सी है, ये मेडिटेरियन सी है। कौन सा है बेटा, मेडिटेरियन सी। तो इटली देख रहे हैं तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसे पेनिनसुला भी कह सकते हैं ना बेटा। ऐसा लैंड मास जो पानी से तीन तरफ से घिरा हो उसे इटालियन पेनिनसुला कहते हैं। कहते हैं कि नहीं बेटा, सॉरी पेनिनसुला कहते हैं। यहाँ पे इटली का है तो इसलिए इसे इटालियन पेनिनसुला कहेंगे। तो इसके चारों तरफ कौन सा सी है बेटा, मेडिटेरियन सी है, ध्यान रखना। कौन सा सी है, मेडिटेरियन सी है। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे ओरिजिनली जो इटालियन किंग था वो सिर्फ इतने रीजन में मात्र था, ठीक है। और कौन सा रीजन है, इसे कौन सा अंपायर कहते थे, तो पीडमोंट सार्डिनिया अंपायर कहते थे। कौन सा, देखिए यहाँ पे पीडमोंट लिखा है कि नहीं, ये देखिए ध्यान से, ये पीडमोंट लिखा है और ये सार्डिनिया लिखा है, तो इसे पीडमोंट सार्डिनिया अंपायर भी कहते थे, ध्यान रखना, ठीक है। जो पुराने समय में इटालियन किंग या ओरिजिनल इटालियन किंग था, जिसका अधिकार पूरे इस रीजन पे होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ उसका इन दोनों रीजन्स पे ही अधिकार था, ध्यान रखना। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं। ये 1815 का मैप है, ठीक है, और यही मैप 1860 तक रहता है। 1815 से लेकर 1850 तक सेम टू सेम मैप रहेगा, 1850 तक। अब सवाल ये आता है, क्या भाई ये पुराने इटालियन जो किंग थे, इन्होंने कभी यूनिफाइड करने की कोशिश नहीं की? फॉरेन पावर जो है ये सब विदेशी है ना, बाहरी है। ये ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे स्पेन की डायनेस्टी है, तो इन सबको कभी खदेड़ने की कोशिश नहीं की बेटा। ऐसा नहीं है, इन लोगों ने कोशिश की इनको खदेड़ने की यहां से कि निकाल दें, लेकिन निकाल नहीं पाते थे। रीजन ये था कि ये भी खुद ही देखिए फ्रांस से घिरे हुए हैं, उधर ऑस्ट्रिया से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो ये फ्रांस और ऑस्ट्रिया वाले अगर ये लोग इधर अटैक करने जाते थे तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया पीछे से अटैक कर देते थे, तो इसलिए ये बेचारे कभी भी एक्सपैंड नहीं कर पाए, ये ध्यान रखिएगा। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं, ठीक है। किंगडम ऑफ टोसिसलिस का एक और नाम क्या है, नेपल स्टेट। क्या नाम है, नेपल स्टेट। उसी तरह से इसे क्या कहते हैं, पेपल स्टेट। रेड वाले रीजन को क्या कहते हैं, पेपल स्टेट, ठीक है। और ऊपर देखिए तो ऊपर कौन कौन से हैं, टस्कनी है, मडोना है, पार्मा है, लंबोर्डी है, वेनेशिया है, ठीक है। तो इतने रीजंस हैं। अब आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग ये बताइएगा मुझे कि टोटल इटली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। टोटल इटली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, टूटा था, ठीक है। तो वो सभी ये आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे आप लोग, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। तो इटली की देख रहे हैं बड़ी ही दयनीय अवस्था है बेटा, ठीक है। तो इसको अब यूनाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो इसके लिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो हीरो हैं उनकी एंट्री से पहले एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जान लीजिए। एक सीक्रेट सोसाइटी बनी थी जिसका नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था बेटा, कार्बोनरी। कब बनी थी, 1800 में ये सीक्रेट सोसाइटी बनी थी, याद रखिएगा। कार्बोनरी की मीनिंग होती है बर्निंग चारकोल। क्या मीनिंग होती है, चारकोल जानते हैं ना, कोयला, जो लकड़ी आप जलाओ तो जो लकड़ी जलाओगे तो जो कोयला बनता है उसे ही चारकोल कहते हैं। जो लकड़ी आप जलाते हो, आग लगा दो लकड़ी में, उसके बाद जो कोयला बनेगा उसे क्या कहेंगे, चारकोल। तो कार्बोनरी का मतलब होता है बर्निंग चारकोल, मतलब वही चारकोल में आग लगी हुई हो, गर्म हो, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक सीक्रेट सोसाइटी थी। कैसी सीक्रेट सोसाइटी थी, सीक्रेट सोसाइटी। कहां की, इटली की। इसका एम क्या था, तो ये चाहते थे कि इटली से जितनी भी फॉरेन पावर हैं वो सारी की सारी हट जाएं, सारी की सारी फॉरेन पावर्स को हटा दिया जाए इटली से, और इटली के ही लोग शासन करें। तो देखिए बेटा कौन फॉरेन पावर्स हैं, ये देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया वाले हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑस्ट्रिया पूरा रीजन कैप्चर किए बैठा है, बीच वाले में फ्रांस की सेना है, नीचे वाले में स्पेन है। ये सभी को समझ में आया कि नहीं। तो इन्हीं फॉरेन पावर्स को हटाने की बात की जा रही है, सब यहाँ के थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसकी बात की जाती है कार्बोनरी के द्वारा, याद रखिएगा। अब इसी कार्बोनरी सोसाइटी को याद रखिएगा मजीनी ज्वाइन करते हैं, जूजफ मजीनी, या गुजफ मजीनी भी कहते हैं, जूसप्पे मजीनी भी कहते हैं। आप लोगों को जो बेटर लगे प्रोनाउंस कर सकते हैं इनका नाम, ठीक है। अब देखिए ये याद रखिएगा, ये मजीनी आके कार्बोनरी सोसाइटी को ज्वाइन करता है और ये भी चाहता है कि फॉरेन पावर्स को इटली से हटा दिया जाए, लेकिन ये रिपब्लिकन आइडियोलॉजी का व्यक्ति है। अभी इसके बारे में डिस्क्राइब हम ब्रीफ एकदम डिस्क्राइब करके पूरा मजीनी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। बेसिक बैकग्राउंड है ये, इसके बिना आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बार बार मैप देखिए, बार बार चीजों को समझने की कोशिश कीजिए,
जब आपको पूरी तरह समझ में आ जाए तभी हम आगे बढ़ेंगे, तब आपको यूनिफिकेशन बहुत अच्छे समझ में आएगा कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। अभी तक आप लोगों के दिमाग में ये बात तो जरूर बैठ गई होगी कि इटली पे पूरे के पूरे इटली पे 90% पार्ट पे फॉरेन पावर्स का रूल है। फॉरेन पावर मतलब दूसरे देश वाले लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है। और जो ओरिजिनल बेचारा इटालियन किंग है उसके पास बहुत छोटा सा रीजन है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। इस मैप को 2-3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डेट चलती रहती हैं इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये ईयर वाइज चेंजेस दिखा रहा है कि किस साल क्या चेंज हुआ, किस साल क्या चेंज हुआ, उसके बारे में यहाँ पे लगातार आपको दिखाता रहेगा। बात सभी को समझ में आई कि नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बेटा।